हाँ बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 का गणित की कार्य पुस्तिका का पार्ट 3 जिसका नाम आंकड़ों का प्रबंधन है, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इससे पहले के 11 क्वेश्चन थे वह हम पहले के 2 पार्ट्स में आपको समझा चुके हैं। तो अब ये तीसरा पार्ट है आपका जिसमें 12वें क्वेश्चन से ये क्वेश्चन शुरू हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपका 12वां, उसके 2 भाग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। तुम अपनी कक्षा में एक सर्वे करो जिसमें तुम नीचे दिए गए किसी भी विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 विषय दिए हैं बच्चों, देखो ABC, ठीक है। इन तीनों में से आपने कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको आसानी से डाटा मिल जाए, आंकड़े मिल जाएं, उसी के आधार पर यहाँ पर आपने दंडालेख बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने जो करा है वह मनपसंद विषय पे करा है कि बच्चों को कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है। तो उस दिन जिस दिन मैंने ये बच्चों को काम करवाया है उस दिन टोटल क्लास में जो 37 बच्चे हैं उनमें से 30 बच्चे आए हुए थे, ठीक है। तो ये 30 बच्चों का आंकड़ा यहाँ पर लिखा गया है और इसमें आंकड़े में देखो बच्चों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मैंने मैथ्स वाला जो गणित का विषय है उसको नहीं लिखा है क्योंकि गणित में सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, सारे बच्चे कहने लगे हमें बहुत पसंद है, हमारा मनपसंद है। तो हमें लगा कि कहीं ये बच्चे झूठ ना ही बोल रहे हों, तो इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं है इसमें। तो बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ आंकड़े दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखते हैं आप कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो उनका मनपसंद है बच्चों का वह है संस्कृत के बारे में। जब पूछा तो संस्कृत में 11 बच्चों ने हाथ खड़े किए थे, तो 11 यहाँ बारंबारता आ गई, ठीक है। फिर विज्ञान में 15 बच्चों के हाथ खड़े हुए थे, तो 15 को पसंद है। फिर हिंदी में देखें आप 8 का है, फिर सामाजिक में 4 है और अंग्रेजी में केवल 2 हैं, ठीक है। इस तरह से ये आंकड़ा आपका पूरा होता है, ठीक। तो अब इसका दंडालेख हमें बनाना है, दंडालेख बनाया गया है साथ में, ये समझ लीजिए एक बार। देखिए जो नीचे जो है आपका वहाँ पर विषय लिए गए हैं, आप इस तरह से इस दंडालेख को बनाएंगे तो नीचे जो है आपने विषय लेना है, ठीक है। ये विषय हो गया। अब विषय में जो आपके दिए हैं संस्कृत, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक और अंग्रेजी, ठीक है, इनके लिए लेना है और इनकी बारंबारता हम इस तरफ लेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2-2 का अंतर लिया गया है, ठीक है। ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ 15 है, तो आपको 16 तक इसको लेना होगा, तो ये 16 लास्ट में, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों का जो संख्या है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। संख्या पूरा लिख लें, विद्यार्थियों की संख्या। अब इसकी हमने जो दंडालेख बनाना है उसमें देखिए सबसे पहले संस्कृत 11 बच्चों को पसंद है, तो 11 हमारा 8 के बाद 10 ये है, तो 10 और 12 के बीच में हमारा 1 अंक और आएगा, है ना, क्योंकि 2-2 का अंतर लिया है, तो इसके मध्य यहाँ तक आप लेंगे और इस तरह से इस दंडालेख को बना लेंगे। ये 11 तक आपका पहुंच गया और यहाँ लिख देंगे नीचे संस्कृत, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SKT, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 15 पे विज्ञान है, तो सबसे ऊपर हमारा 16 है, तो इसमें थोड़ा सा गैप देके आप 15 तक, 16 से एक नीचे तक इस आयत को बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विज्ञान या फिर साइंस। इसके बाद है 8 हिंदी के लिए, तो 8 तो आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा, तो 8 तक के लिए आप इस तरह से डायरेक्ट लाइन लगा सकते हैं और यहाँ इस कॉलम में आप लिख देंगे हिंदी। फिर है सामाजिक के लिए 4 भी आप डायरेक्ट ऐसे इस तरह की डॉट डॉट की लाइन लगाएं पहले और 4 तक इसको आयत बना लें। फिर अंग्रेजी के लिए 2 जो है सबसे नीचे, तो अंग्रेजी के लिए इस तरह से 2, तो ये आपका दंडालेख पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर ये आपका दंडालेख बनाया हुआ है, इसको देखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिया हुआ है यहाँ विदिति ने, एक बार दोबारा से देख लेते हैं।
विदिति ने 250 लोगों से उनके अपेक्षित गोल यानी उनके सपनों के बारे में सर्वे किया। वास्तव में उनका गोल पूरा हुआ या नहीं, इसका आंकड़ा इकट्ठा किया, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। इन आंकड़ों के लिए दोहरा दंड आलेख बनाओ। वह सपना पूरा होने को अलग अलग रंग से दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपने दोहरा दंड आलेख बनाना है। अभी तक जो हम दंड आलेख बनाते रहे वो इस तरह से आपने बनाया, जैसे ये एक दंड जो है आयत के रूप में बना लिया। अब क्योंकि दोहरा लिखा है तो एक ही विषय के लिए, जैसे मान लो पिछले में हमने संस्कृत विषय लिया था, तो संस्कृत के कितने बच्चों को पसंद है वो करा था, तो मान लो आपको बोला जाए संस्कृत कितने बच्चों को ना पसंद है वो भी साथ में लगाओ, तो इसलिए संस्कृत मान लो यहाँ पर कुछ 6 बच्चों को पसंद है तो ये नीचे आ जाएगा इसके। परंतु ये दूसरा दंड आलेख इससे जुड़ा हुआ है, पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम दोहरा दंड आलेख। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोहरा दंड आलेख को अलग अलग रंग से दर्शाना है। तो अलग अलग रंग के लिए बच्चों आप इसमें एक में जैसे डॉट डॉट लगा सकते हैं। मान लो पहले वाले में आप डॉट लगा रहे हैं तो हर एक के लिए पहले वाले में डॉट डॉट ऐसे लगा लें, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ताकि दोहरा दंड आलेख, दोनों दंड आलेख अलग अलग दिख जाएं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो डॉट डॉट वाली लाइन जो थी फिर वो नहीं दिखाई दे पा रही थी, ठीक से समझ नहीं पाते आप, इसलिए उसमें कलर नहीं किया या डॉट नहीं करा। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है दंड आलेख। तो पहले देखिए सारणी में दिया है गोल या सपना, फिर लिखा है कितनों का यह सपना था, ठीक है, या फिर है अभी भी, यह सपना पूरा हो गया, कितनों का यह सपना पूरा हो गया। ये 2 कॉलम जो हैं ये आपके दोहरे दंड आलेख में बनने हैं। जैसे पहला गोल था घर खरीदना, तो घर खरीदने का सपना कितनों का है, 157 का। ठीक है, और उन कितनों का पूरा हो गया, 109 का। तो इसके लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है साइड में व्यक्तियों की संख्या ली गई है, और व्यक्तियों की संख्या जो है 20-20 के अंतर पर ली गई है। यानी कि पहले जैसे यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, फिर 80, इस तरह से 20-20 के अंतर पर ली गई है। ठीक है, और नीचे जो है आपका सपना, नीचे जो है जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पिछले उसमें संस्कृत की जैसे विषय का लिखा हुआ है, अब यहाँ पर विषय ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे सपना। ठीक है, कि उनका गोल जो है वह क्या था। तो गोल पहले में 157 का था यह, तो देखो 100 यहाँ पर 140 और 160 के बीच में अगर आप देखेंगे, जैसे ये 140 है और ऊपर 160 है, तो इनके आधे पर आपको निशान होगा 150 का, और हमें चाहिए 157 यानी 60 से 3 कम। तो 150 और 60 के बीच में आपने 9 लाइन लगानी है, 10वीं 160 की है, तो 9 में से 2 लाइन पीछे छोड़कर आपका 157 हो जाएगा। 157 जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये डॉट डॉट की ये वाली लाइन जो है ये ये वाली बच्चों ये 157 को पूरा करती है। ये देखिए ये 160 है, इसके नीचे जो है ये 157, तो ये पूरा यहाँ पर एक कॉलम आयत का बना दिया 157 के लिए। ठीक है, इसके बाद है 109, तो 109 जो है वो हमारा 100 के बाद मिलेगा, है ना, 100 और 120, तो 100 और 120 के बीच में जो हमारा बीच का पॉइंट है वो कितना होगा बच्चों, 110। तो 110 से एक नीचे, ठीक है, तो 110 से एक नीचे हम लेंगे, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप ये, तो ये हमारी दोहरे दंड आलेख को पूरा कर देगी, ये इस तरह। तो ये सपना 109 लोगों का पूरा हो गया है। तो जैसे आपने इसमें पहले वाले में आलेख में जो है उसमें कलर कर दिया, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं या दूसरा कोई कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है सुखी जीवन, सपना 140 लोगों का था, तो 140 सीधा है, तो 140 तक आपने सीधे लाइन लगा लेनी है। ये इस तरह से इसका दंड आलेख आपने बना लेना है। ठीक है, इसको आप कलर कर देंगे। इसके बाद 100 लोगों का ये सपना पूरा हो गया, तो 100 का पूरा हुआ, तो 100 के सामने यहाँ इस तरह से सामने तक आप लाएंगे तो ये आपका बनेगा।
अब अगर आपने ये पहले देखिए, पहले वाला जो है कलर किया था, फिर खाली छोड़ दिया था, फिर दोबारा इसको कलर किया और इसको खाली छोड़ दिया, तो ऐसे ही अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, पहले वाले को कलर। सभी में आपने ऐसे ही करना है बच्चों, पहले वाले को कलर कर देंगे और दूसरे वाले को खाली छोड़ देंगे। पहले को कलर किया, दूसरे को खाली छोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह से आपने दंड आलेख दोहरा वाला पूरा करना है इसे। ठीक है, जितनी भी संख्याएं दी हैं 131, 113, 111, 131, इन सबको इसी तरह से आप पूरा करेंगे। ठीक है, आपके लिए ये दंडालेख यहाँ बना दिया गया है, आप इसमें से देखकर इसको कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे धनवान बनने में 7 का सपना पूरा हो गया, तो ये देखिए नीचे 20-20 का हमने डिस्टेंस लिया है, 20 के आधे में 10, तो 10 से थोड़ा नीचे तक आपका ये 7 का दंड बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दंड आलेख से है, जिसमें दोहरा दंड आलेख ही आपने फिर से बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है, किसी शहर के अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 2005 व 2009 का आंकड़ा चित्र में दर्शाया गया है। ये यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसमें दर्शाया गया है। आयु वर्ग लिखा है पहले, ये आयु वर्ग, फिर 2005 में कितने जनसंख्या थी, 2009 में कितनी जनसंख्या थी बच्चों की। यहाँ पर बच्चों, केवल बच्चों का ही आंकड़ा लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों की जनसंख्या है, जैसे पहले देखिए 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं 2005 में 11,500 थे, 2009 में 12,000 हो गए। फिर उसके बाद 6 से 8 साल के बच्चे 2005 में 1,10,000 है। बच्चों इस नंबर पे आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है 1 और उसके बाद 4 जीरो लगाई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,10,000। इसे आप 11,000 ना समझें बच्चों, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, सारे के सारे अंक हज़ारों में हैं, परंतु एक यही अंक है जो 1,00,000 में है। ठीक है, तो ये 1,10,000 है। 2005 में 6 से 8 साल के जो बच्चे थे उनके जनसंख्या इतनी थी 1,10,000, परंतु 2009 तक ये घटकर 11,900 हो गई। ठीक है, इस तरह से 9 से 11 साल के बच्चों की दी है 11,500, 12,200, 12 से 14 साल के 11,500, 11,000, 15 से 17 के 10,000 और 13,000। ठीक है, ये पूरे यहाँ पर आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या दी गई है। इसको हमने दोहरे दंड आलेख से दिखाना है और कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दंड आलेख जो एक बार आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2005 और 2009 2 साल हमने दिखाने हैं, इसलिए दोहरा दंड आलेख बनेगा। तो नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ष। ये जो नीचे जो आंकड़ा है आपका वो वर्ष का है, तो नीचे लिख लेंगे वर्ष। इसके बाद यहाँ से मैंने 10,000 से शुरू किया है और 500-500 के गैप पर ये डाटा लगाया है। तो 10,000, फिर 10,500, फिर 11,000, 11,500, 12,000, 12,500, 13,000। उसके बाद बच्चों यहाँ था 1,10,000। तो क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगा के सीधा ऊपर 1,10,000 लिख दिया है। ठीक, तो वो जो 1,10,000 है वो डायरेक्ट हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका दोहरा दंड आलेख बनाएंगे। तो 2005 का पहले, जैसे हमने 3 से 5 आयु वर्ग में 2005 में कितने बच्चे हैं 11,500, तो 11,500 तक आप इसे लेंगे। एक बार इसे फिर से साफ़ सुथरा करके देख लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे 3 से 5 साल के बच्चे पहले लेंगे और 2005 के, तो यहाँ हमारे पास 10 है, 10,000, यानी कि पहला आंकड़ा जो है आपका 10,000 का, फिर 10,500 का, फिर 11,000 का और फिर 11,500। तो इसमें 11,500 और 12,000 है, तो इसके बाद वाला हमारा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले 11,500 तक इसको लाइन को ऐसे लगाना है। फिर 2009 के लिए 12,000, यानी इसी आंकड़े को थोड़ा आगे बढ़ा के इस तरह से दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, ये 3 से 5 साल के बच्चे हो गए हमारे। ठीक, यहाँ पर आप फिर से कुछ अलग रंग दिखा सकते हैं, जैसे इसको पूरा डॉट से ऐसे फिल कर सकते हैं और दूसरे वाले को 2009 वाले को खाली छोड़ सकते हैं।
इसके बाद 6 से 8 साल के जो बच्चे हैं उसमें 1,10,000 जो आप पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और इस तरह से उसको पूरा दिखाएंगे। फिर है इसी में 11,900 यानी कि 12,000 से कम, तो इधर इस तरह आपका ये दंडालेख पूरा होगा। तो पहले वाले को आप डॉट डॉट से फिल कर सकते हैं, दूसरा खाली छोड़ दें ताकि पता चले कि पहला 2005 के लिए है, दूसरा 2009 के लिए है। ठीक, इस तरह से ये दंडालेख आपका पूरा हो जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, किन आयु वर्ग की जनसंख्या 2005 में समान थी। 2005 में देखिए किस किस की समान है, यहाँ पेंसिल से निशान लगा दिया आपके लिए, 11,500, 11,500 और 11,500। तो कौन कौन सी आयु वर्ग में है देखें बच्चों, 3 से 5, फिर 9 से 11, फिर 12 से 14। तो वही लिखा है 3 से 5, 9 से 11, 12 से 14। ठीक है, इसके बाद आगे है किस आयु वर्ग में 2005 से 2009 में जनसंख्या में कमी हुई। अब देखिए 2005 के डाटा ये हैं, 2009 के डाटा ये वाले हैं। तो हमने देखना है किस में कमी हो रही है। तो कमी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कमी तो इस 6 से 8 वाले में ही हो रही है। इसको एक बार दोबारा से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। ये देखिए 6 से 8 में आप देख सकते हैं 1,10,000 और यहाँ है 11,900, ये कमी हो गई। इसके अलावा आपका देख सकते हैं 12 से 14 साल में 11,500 पहले था और बाद में 11,000 रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 आयु वर्ग हो गए जिनमें जनसंख्या घट रही है। तो आंसर हमारे 2 हो गए, 6 से 8 और 12 से 14। इसके बाद अगला है 9 से 11 आयु वर्ग की 2005 से 2009 में कितनी वृद्धि हुई। तो 9 से 11 में देखते हैं बच्चों, ये वाला है आपका 9 से 11, 11,500 थे पहले, फिर 12,200 हो गए। तो 12,200 में से 11,500 घटा दिया यानी 700 की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस दोहरे दंडालेख के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो देखिए ये दोहरा दंडालेख हम लोगों ने बनाया हुआ है ना। तो इसमें आपने निष्कर्ष सिर्फ इसको देख के आप अपने आप देख सकते हैं कि ये जो जनसंख्या है 2005 में कौन सा आयु वर्ग, 6 से 8, 6 से 8 आयु वर्ग की 2005 में जनसंख्या कितनी है, 1,10,000। ठीक है, और बाद में 2009 में कितनी रह गई है, केवल 11,900 यानी 11,900। तो ये हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, एक इतना लंबा ऊंचा और एक छोटा, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं 15 से 17, इसमें पहले वह कम थी पर बाद में जनसंख्या बढ़ गई है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। मैंने केवल यहाँ एक ही लिखा है, आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं अगर यहाँ आपकी जगह हो तो। ठीक है, मैंने जगह की कमी के कारण सिर्फ एक ही लिखा कि 6 से 8 आयु वर्ग में 2005 में बच्चों की जनसंख्या 1,10,000 थी, जो 2009 में घटकर 11,900 रह गई और यह काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक, तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है उसे थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार आंसर देने हैं, हमने अलग से कुछ नहीं इसमें देखना। क्वेश्चन से ही अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आंसर फटाफट निकाल लेंगे। तो देखिए पहले जो लिखा है इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसे बड़ा साइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं। कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, जैसे बैंगन के थैले में से हाथ डालकर कुछ निकालने पर बैंगन प्राप्त होना। ठीक बात है भाई, बैंगन का थैला है, सारे बैंगन ही बैंगन है, तो उसमें हाथ डालेंगे तो बैंगन ही मिलेंगे हमें। इसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ये कहते हैं हम प्रायिकता 1 होना। प्रायिकता बेटा होता है संभावनाएं, कि कितनी संभावना है किसी चीज़ की। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब संभावना। तो इसी प्रकार इसी थैले में से हाथ डालकर टमाटर प्राप्त करना अनिश्चित घटना है। बिल्कुल ठीक है, जब बैंगन का भरा थैला है उसमें बैंगन ही है सारे, तो टमाटर तो हमें मिल ही नहीं सकता है ना। तो यह प्रायिकता कितनी हो गई, 0। तो 0 संभावना हो गई हमारी। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार आलू व बैंगन से भरे थैले में, अब देखो बैंगन के साथ आलू को भी मिला दिया है,
तो हाथ डालकर निकालेंगे तो आपके आलू निकलने की जो घटना है वह ना तो पूरी तरह निश्चित है ना पूरी तरह अनिश्चित। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे अगर आपके पास आलू और बैंगन दोनों हैं साथ में किसी थैले में, तो आपने जब एक बार हाथ डाला तो ज़रूरी तो नहीं ना बच्चों कि आपके आलू ही हाथ में आए, बैंगन भी आ सकता है। और दोबारा हाथ डाला तो आपके आलू आ सकता है, बैंगन नहीं आ सकता, मतलब कुछ भी आ सकता है। आपके पास कोई निश्चित नहीं है कि आलू ही आएगा या बैंगन ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे केस में जो प्रायिकता होती है वह 0 व 1 के बीच में 0 व 1 के बीच में हो जाती है कि आपकी 0 भी हो सकती है और 1 भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इसी आधार पर अब हमें नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनकी प्रायिकता को लिखना है। ठीक, तो अब हम आगे नीचे देखते हैं। अब नीचे जो जो दिए हुए हैं देखते हैं। नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, प्रत्येक के बारे में विचार करें। विचार करो कि वे निश्चित हैं या अनिश्चित, या ना पूरी तरह निश्चित ना अनिश्चित। साथ ही उनके सामने उनकी प्रायिकता भी लिखो। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला, लाल गेंद के थैले में से नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब देखो बच्चों, सारी की सारी लाल गेंद है किसी थैले में, तो नीली गेंद तो है ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से, है ना। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी? 0। और इसको क्या कहेंगे? अनिश्चित। बिल्कुल ही अनिश्चित है कि वहाँ पर कोई भी नीली गेंद नहीं निकल सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला है घड़ी में 3 बजने की प्रायिकता। तो घड़ी में देखो, हम जब घड़ी देखते हैं तो हमारे पास 12 तक का समय होता है। ठीक है, यानी 1 से 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास 1 से लेकर 12 बज सकते हैं, है ना। तो उनमें 3 तो अंक एक ही बार आएगा। 3 अंक जो है वह हमारा एक ही बार है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 ही होगी, है ना। तो 12 में से अगर हम देखेंगे तो हमारी प्रायिकता 1/12। ठीक है, और अगर हम बाकी वैसे इसको लिख सकते हैं कि वह 0 व 1 के बीच में, मतलब कि जब हम समय देख रहे हैं उस वक्त हो सकता है घड़ी में 3 ना ही बजे, है ना, तो वो 0 हो जाएगी। और जब मान लो 3 बज भी सकते हैं तो वह 1 होगी। तो इसलिए इसका आप दूसरी तरह से भी आंसर लिख सकते हैं कि प्रायिकता 0 व 1 के बीच में होगी। तो ये ना तो निश्चित है ना अनिश्चित है। ठीक है, इसके बाद गुड़गांव में सूर्य के 9 बजे अस्त होने की प्रायिकता। अब देखो 9 बजे रात को तो कहीं भी सूरज अपने यहाँ अस्त नहीं होता है ना, पहले ही हो जाता है। तो ये तो पूरी तरह से 0 संभावना हो गई, तो इसलिए 0 प्रायिकता और यह अनिश्चित है। सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता। अब देखो सिक्के में चित और पट दोनों होते हैं, है ना। एक तरफ चित होता है और एक तरफ पट होता है, तो आपका चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो हमारी संभावना क्या होगी? 0 व 1 के बीच में। तो ये ना तो निश्चित है और ना अनिश्चित। फिर एक पासा उछालने पर 7 आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, इस 7 को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि पासे में आपको पता है अंक जो हैं वह 1 से 6 तक ही होते हैं, वहाँ 7वां तो अंक ही नहीं होता, है ना। तो 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0, और जो कि अनिश्चित है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो इसको एक बार छोटा करते हैं और आगे पहुँचते हैं। तो अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट जो प्रायिकताएं हैं उनके एग्जांपल्स ही पूछे गए हैं। तो पहला, ऐसी घटना 4 हमें बतानी है जिनकी प्रायिकता 0 हो। तो 0 प्रायिकता का मतलब क्या बच्चों? कि वह जो घटना है बिल्कुल 0 है ऐसा नहीं हो सकता, और वह अनिश्चित है ना। अनिश्चित होगी तभी तो वह 0 प्रायिकता में आएगी हमारे पास। ठीक, तो अनिश्चित जिसकी संभावना है वो हमें इसमें बताना है। ठीक, तो देखिए हमने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि लाल गेंद का थैला था, उसमें से हमने नीली गेंद निकाल रहे थे, तो वहाँ प्रायिकता 0 थी, तो यहाँ मैंने पीली गेंद लिख दिया है। तो लाल गेंद के थैले में से पीली गेंद निकलने की संभावना क्या है? 0 हो गई, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी गेंदें कैसी हैं? लाल रंग की हैं। ठीक, तो हमारी यहाँ पर प्रायिकता 0 बनेगी। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अगला देखिए, टमाटर के थैले में से आलू निकालने की प्रायिकता। अब जब सारे के सारे टमाटर भरे हुए हैं तो वहाँ आलू तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए उसकी प्रायिकता भी कितनी हो गई? 0 हो गई।
फिर एक पासा उछालने पर 7 आने की प्रायिकता, जो पिछले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एग्जाम्पल वही है ये। तो एक पासे में हमारे पास अंक कितने हैं, 1 से 6 तक, तो 7 तो वहाँ आ ही नहीं सकता, तो इसलिए इसकी प्रायिकता भी कितनी हो गई, 0। 1 से 10 तक की गिनती में 11 आने की प्रायिकता। अब आपको कोई 1 से 10 तक नंबर लिख के दे दिए, मान लो आपके पास आपके पास स्लिप्स हैं, उन पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, पर्चियाँ बनी हुई हैं। अब उन पर्चियों में से आपको कोई कहे कि भाई 11 नंबर की पर्ची निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो 11 की प्रायिकता कितनी होगी, 0, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी 4 घटनाएं हो गई जिनकी 0 प्रायिकता है। फिर आगे देखते हैं, अगले में लिखा है 4 ऐसी ही घटनाएं बताइए जिनकी प्रायिकता 1 हो। अब देखिए, अभी हमने 0 प्रायिकता की थी, अब यहाँ हम 1 प्रायिकता वाले करेंगे। 1 प्रायिकता का मतलब वहाँ पर वह घटना निश्चित होगी हमारी, है ना, तभी तो 1 प्रायिकता आ जाएगी, ठीक। तो अब देखें, इसमें सिक्का उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता। अब देखो, चित या पट में से दोनों में से कोई एक आएगा, है ना, तो दोनों में से एक आएगा, तो यानी कि 1/2 हमारी प्रायिकता होगी। तो चित या पट आने की कितनी हमारी प्रायिकता हो गई, 1 हो गई यहाँ पर, ठीक। इसके बाद है एक पासा उछालने पर 5 अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए, 1 से 6 तक के पासे के अंक होते हैं, 5वां उसमें एक ही अंक होता है ना, तो 5 एक ही बार आ सकता है हमारा, तो इसलिए यहाँ प्रायिकता हमारी कितनी हो गई, 1/6 5 की, है ना, तो ये 1 हमारा टोटल प्रायिकता बन गई, ठीक। सभी लाल रंग की ये रंग की बेटा 2 बार लिख दिया, इसको आप एक ही बार लिख लें। सभी लाल रंग की गेंदों के थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। अब जब सभी की सभी लाल गेंद हैं तो लाली गेंद निकलेंगी ना, तो हमारी प्रायिकता 1 ही रहेगी भाई, क्योंकि गेंद जब लाल है तो लाली रंग की निकलेंगी, तो वहाँ पर भी हमारी प्रायिकता निश्चित तौर पर 1 ही रहेगी। एक पासा उछालने पर 2 अंक आने की प्रायिकता, 2 एक बार होता है, तो इसलिए उसकी प्रायिकता भी 1 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इन घटनाओं में जो प्रायिकता दी गई है वह कितनी है बच्चों, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि ऐसी 2 घटनाएं लिखो जिनकी प्रायिकता 0 व 1 के बीच हो। तो 0 व 1 के बीच की जो प्रायिकता, यानी कि ना तो वह निश्चित है ना ही वह अनिश्चित है ना। अभी हमने पीछे ही देखा था उसका, तो उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है, पहला, भिंडी व आलू से भरे थैले में से हाथ डालकर आलू निकालने की प्रायिकता, ठीक है। आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक भिंडी है और दूसरा आलू है ना, तो उसमें से अगर आप आलू निकाल रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना आपकी भिंडी भी निकल सकती है, तो इन दोनों में से एक चीज़, मतलब अगर आपकी भिंडी निकलती है तो आलू निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, जब 0, मान लो आपकी भिंडी निकली तो आलू की प्रायिकता कितनी हो गई, 0, है ना, तो यहाँ पर आपकी आलू की प्रायिकता 0 हो गई। और अगर आलू ही निकलता है तो इसका मतलब वहाँ प्रायिकता आपकी 1 हो गई। तो इस तरह से आपने इसको बताना है, ठीक है। तो जब भिंडी और आलू 2 चीज़ हैं तो दोनों में से कोई एक तो निकलेगी, तो वह जो प्रायिकता हो गई वह 0 से 1 के बीच में हो गई। मतलब ना तो ये निश्चित है कि भिंडी ही निकलेगी और ना ये निश्चित है कि आलू ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी 0 से 1 के बीच में ऐसी प्रायिकताएं कहलाती हैं, यानी संभावनाएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा था कि आलू और बैंगन का थैले में से, आलू और बैंगन के थैले में से अगर हम बैंगन निकालते हैं तो हमारी प्रायिकता 1 हो सकती है या 0 भी हो सकती है, तो वह 0 से 1 के बीच की प्रायिकता हो गई, ठीक। तो अब ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, सिक्के में भी 2 सतह होती हैं, एक तरफ होती है चित और दूसरी तरफ होती है पट। तो आप जब सिक्का उछाल रहे हैं तो आपका यहाँ पर चित भी आ सकता है और यहाँ पर आपका पट भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो चित आता है तो पट की संभावना कितनी हो गई, 0, और अगर आपका चित आ गया तो 1 हो गई आपकी संभावना, यानी 0 से 1 के बीच में हो गया। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रायिकता है वह क्या हो गई, 0 से 1 के बीच में, मतलब ना ही तो यह निश्चित है और ना ही यह अनिश्चित है। आपका इसमें कोई भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 2 एग्जाम्पल हो गए। आप इसमें और भी ज़्यादा एग्जाम्पल आपकी मर्ज़ी से सोच सकते हैं, ठीक। तो ये आपका
जो आंसर है वो क्या लिखा है कि एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता जो है वह आपकी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो क्रियाकलाप 2 है ये आपका क्वेश्चन जो लिखा है कि अखबार से एक दंड आलेख काटो, एक चार्ट पर चिपकाओ, वह कक्षा में लगाओ, इस पर चर्चा करो, इसे समझो और क्या समझ आया उसे अपनी कॉपी में लिखें। तो ये बच्चों ये वाला जो क्रियाकलाप है ये आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको दंड आलेख के बारे में बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि दंड आलेख क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप किसी भी अखबार से एक दंड आलेख अपनी मर्जी से काट सकते हैं, उसे चार्ट पर चिपका के उसके बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काम आप बच्चों ने खुद करना है। ठीक है। तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है। तो बच्चों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।